राघव, मेरा नया चश्मा बनवा दे। मुझे आजकल इस पुराने चश्मे से कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता है। मैं भगवान की पूजा पाठ भी नहीं कर पाती हूँ। ललिता जी ने अपने बड़े बेटे को कहा, जो लगभग घर से निकलने को तैयार हो रहा था। बेटे ने कहा, ओह माँ, आपको कितनी बार कहा है जब भी घर से निकलूं तो पीछे से आवाज मत दिया करो। पर आप भी अपनी आदत से मजबूर हो, और यही काम रात को बोल देती तो सुबह यह टोका टोकी तो नहीं होती। ललिता जी बोली, मैं तुझे पिछले सप्ताह भर से बोल रही हूँ बेटा, फिर दुकान के पास ही तो चश्मे वाला है, तुझे ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ हाँ पता है माँ, ज़्यादा सलाह मत दो। सुबह सुबह मैं हूँ जो जल्दी उठकर दुकान खोलता हूँ, बाकी दोनों भाई तो आराम से आते हैं, फिर मैं ही हर काम क्यों करूँ। आपके दोनों बेटों को भी तो कभी कुछ काम बोल दिया करो आप। और यह कहता हुआ राघव दंदनाता हुआ चला गया। तभी उसकी पत्नी रजनी बोलती है, सही तो है, आखिर हर काम यही क्यों करे माँ। छोटा काम हो या बड़ा काम, इनकी ही भागदौड़ी होती है। सुबह सबसे पहले अपनी नींद खराब करते हैं, फिर भी किसी को नहीं समझ में आता है। हमेशा की तरह सुनकर चुप रहने की बारी ललिता जी की ही थी। जब अपना बेटा ही हर बात का उल्टा जवाब दे, ताने दे, तो फिर बहू से कुछ भी कहने का कोई मतलब ही नहीं। तभी शोरगुल सुनकर मंझला बेटा राकेश आता है। क्यों माँ, सुबह सुबह घर में हल्ला मचा रखा है? रात को सबसे आखिर में दुकान बंद करके मैं आता हूँ और मुझे कोई अपनी नींद भी पूरी नहीं करने देता। रात तक दुकान में खटते रहो और घर आकर भी चिक चिक सुनो। राकेश की पूरी बात नहीं हुई थी पूरी, तभी उसकी पत्नी रोहिणी बीच में ही बोल पड़ती है, घर में किसी को मतलब नहीं है। अरे एक यही तो हैं जो रोज रात को देर तक दुकान पर रहकर ग्राहकी संभालते हैं, और इन्हें ही सोने नहीं दिया जाता है। माँ जी, आपका चश्मा नहीं हुआ कि कोई चुनावी मुद्दा हो गया जिस पर रोज हल्ला मच जाता है। अपने छोटे बेटे से कहिए, जो देर तक सोया पड़ा रहता है और रात को भी सबसे पहले दुकान का काम छोड़कर भाग आता है। जो करता है वही मरता है। रोहिणी यह कहकर अपने कमरे में चली जाती है। ललिता जी भौचक्की सी खड़ी रहती हैं। एक चश्मे के लिए बेटे बहू इतना सुना देंगे? उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। अपनी ममता का ये हर्ष देखकर वो दुखी हो रही थी। आखिर उन्होंने अपने बेटों के लालन पालन में क्या कमी रख दी थी जो उन्हें आज यह सब सुनना पड़ रहा है। माँ का जरा सा काम उनसे नहीं हो रहा है, या वो इस काम को टालना चाह रहे हैं। तीनों एक दूसरे पर काम थोपकर खुद मुक्त होना चाह रहे थे। वो यह सब सोच ही रही थी कि सबसे छोटा बेटा महेश भी उठकर आ जाता है। माँ, आपको कितनी बार कहा है कि रोज रोज घर में तमाशा मत किया करो। अब देखो ना, आपने भैया, बीच वाले भैया और मुझे भी परेशान कर रखा है। ये दोनों तो सिर्फ सुबह दुकान खोलते हैं और रात को बंद करते हैं। कंप्यूटर पर सारा हिसाब किताब तो मैं ही करता हूँ, रात तक लगा रहता हूँ। मेरा दिमाग भी थक जाता है और आपको इस चश्मे की परी है। और वो हाथ से छीनकर चश्मा फेंक देता है। ललिता जी उसकी इस हरकत से परेशान हो जाती हैं। तीनों बेटे उन्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आखिर एक माँ को यह सब दिन दिखाने से पहले भगवान अपने पास बुला क्यों नहीं लेता है। तभी उनकी नज़र अपने पति की तस्वीर पर पड़ती है तो वो उसे देखकर और भी तेज से रोने लगती हैं। आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? मुझ विधवा को भरे जमाने में अकेला क्यों छोड़ गए? रोते रोते उनकी आंखें लग गईं। तभी सबसे छोटी बहू दीपा आती है। ये लो, ये तो सोई परी हैं, अब रसोई कौन बनाएगा? सबको भूख लगी है, इन्हें तो कोई काम है ही नहीं, पर हमें तो अपने बच्चों को भी संभालना पड़ता है, इन पर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। ललिता जी की नींद खुली और वो उठकर रसोई में चली गई। तीनों बेटे उनके पति की दुकान संभालते हैं और तीनों बहुएं घर पर बच्चों को देखती हैं, और उन्हें इस उम्र में भी रसोई देखनी होती है। इतने लोगों का खाना बनाना होता है। तभी बड़ी बहू रसोई में आती है। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए माँ, सुबह का सारा समय तो आपने नौटंकी करने में गंवा दिया। अब सबके खाने का समय हो गया है, थोड़ी देर बाद ये लोग भी दुकान से आते ही होंगे। ललिता जी ने सबके लिए खाना बना दिया। सब लोग आकर खाना खाकर चले गए। उन्हें भी भूख लग रही थी, पर उन्हें सबसे आखिरी में खाना मिलता था। वो भी पूरा मिल जाए तो गनीमत है। दोपहर को वो पड़ोस के घर में भजन के लिए जा रही थी, पर उनके पास कोई अच्छी साड़ी नहीं थी। उन्होंने अपनी बहू से कहा, कोई अच्छी साड़ी हो तो निकाल दे। 10 लोगों के बीच में जाना है, घर की नाक कट जाएगी, लोग बातें बनाएंगे। अरे तो मत जाओ, कौन कहता है इधर उधर जाओ। वैसे भी
अभी बहुत सारी सब्जियां साफ करनी है, वो कौन करेगा, आप चले जाइएगा तो। मुझे तो बच्चों को स्कूल से लाना है और पढ़ाना भी है, सारे मेरे पास कोई नहीं है, अपने बेटों से मांगो, मैं थोड़ी ना कमाने जाती हूँ। यह बात सुनकर ललिता जी मन महसूस कर रह गई। उनकी जिंदगी नरक से कम नहीं थी। सुबह से लेकर रात तक बेटे बहू की सुनो, फिर दिन भर घर के काम में लगे रहो। उनकी स्थिति तो नौकरानी से भी बदतर बना रखी थी इन लोगों ने। वो तो सोचा करती थी कि 3 बेटे हैं, बुढ़ापा आसानी से कटेगा, लेकिन उनकी यह सोच गलत थी। उन्होंने ही अपने तीनों बेटों को बड़े लाड प्यार से पाला था। उनकी गलती पर भी उन्हें कभी नहीं डांटा, जिससे वो बदतमीज हो गए थे। उनकी हर इच्छा पूरी की, उन्हें उनके मन की करने दी, जिस कारण वो आज अपनी विधवा माँ की जरा भी कदर नहीं करते थे। ललिता जी जब तक सुहागन थी, उनकी घर में बड़ी चलती थी। पति रूपचंद की बड़ी सी कपड़ों की दुकान थी, उसमें तरह तरह की साड़ियाँ मिलती थीं। दुकान का काम काफ़ी बढ़ चुका था, इसलिए बेटे पढ़ाई पूरी करके घर की दुकान में ही एक एक करके जुड़ते रहे। उनकी 3 मंजिला दुकान का बहुत नाम था और वहाँ पर मिलने वाली साड़ियाँ भी हर जगह जाती थीं। ये बात अलग है कि जिसके पति ने वो दुकान खोली थी, उन्हीं की पत्नी को आज एक साड़ी के लिए तरसना पड़ रहा था। पति रूपचंद की मौत के बाद तीनों बेटे उसी दुकान में जम गए थे और अपनी अपनी पत्नियों के बहकावे में आकर अपनी बूढ़ी विधवा माँ के साथ दुर्व्यवहार करने लगे थे। एक दिन अचानक घर की घंटी बजी। रिश्तेदारों के यहाँ से शादी का कार्ड आया था। सुनो जी, चाचा जी के बेटे की शादी है, मैं तो जरूर जाऊंगी, और हाँ, मैं भी चलूंगी। सब ने आपसी सहमति की तो सब जाने को राजी हो गए। पर हम सब चले जाएंगे तो हमारे पीछे दुकान कौन संभालेगा? दुकान पर रघु को रख लेंगे, वैसे भी रघु हमारा नौकर सब संभाल लेगा, और घर पर आपकी मम्मी रह लेंगी। अब ये तो विधवा है, भला शुभ काम में जाकर क्या करेंगी? सभी इंतजाम करके तीनों बेटे बहू बच्चों समेत इस पारिवारिक शादी में चले गए। ललिता जी का भी बड़ा मन था, आखिर वो भी जाती तो अपने ससुराल वालों से मिल लेती। शादी के बहाने ही एक दूसरे से मिलना हो जाता है। तीनों बेटे बहू के जाने के बाद अचानक से एक दिन ललिता जी का भाई घर आया तो उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। ललिता जी की आपबीती सुनकर उनका भाई बोला, ललिता जी, मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही है। कैसे बेटे हैं आपका? माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सकते? घर की साड़ियों की दुकान है और माँ को एक साड़ी लाकर नहीं दे सकते? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जीजा जी के जाने के बाद ये कुछ ही महीनों में आपका क्या हाल हो गया है? वैसे दुकान तो जीजा जी के नाम पर थी, तो उनके जाने के बाद ये दुकान आपकी होगी, तो आपने बेटों को उनकी मनमर्जी क्यों करने दी? भैया, मुझे तो इतनी जानकारी भी नहीं है और ना ही मैंने इतना सोचा है। मुझे कुछ पता ही नहीं है। घर के कागजात और दुकान के कागजात तो घर पर ही रखे हैं, पर मैंने तो कभी खोलकर देखे ही नहीं। मन में यही बैठा था कि इनके जाने के बाद ये घर और दुकान तो बेटों की ही हो जाएगी, क्योंकि बेटे ही तो वारिश होते हैं। मैं तो अपने आप को भूल ही गई थी। जी, आप मुझे घर के और दुकान के कागजात दिखा सकती हैं। ललिता जी ने अपने पुराने बक्से से कुछ फाइलें निकालकर भाई को दिखा दी, जो उन्होंने कभी खोलकर देखना जरूरी नहीं समझा था। मेरी भोली जीजी, महीनों से बेटे बहुओं के ताने सुन रही हो, खुद की हालत कितनी बुरी बना रखी हो। इन कागजों में साफ लिखा है कि जीजा जी के जाने के बाद ये घर और बड़ी सी दुकान आपके नाम पर है। आप चाहो तो अपने बेटे बहुओं को घर से भी निकाल सकती हो और दुकान की सारी कमाई भी आपके हिस्से में ही आएगी। आपके जीते जी इन दोनों प्रॉपर्टी पर आपके बेटे हक नहीं जता सकते। ये सुनते ही ललिता जी का चेहरा खिल गया, उनमें नई जान आ गई। उनके भाई ने उन्हें कुछ बातें समझाई और वो वहां से चले गए। ललिता जी अब अपने बच्चों के आने का इंतजार करने लगी। 2 दिन बाद सब लोग परिवार समेत शादी से लौट कर आए और आते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके कमरों पर ताले लगे हुए थे। आखिर ये ताले किसने और क्यों लगाए, सबके मन में यही सवाल था। तभी ललिता जी अपने कमरे से बाहर आई और बोली, तुम सब शादी से आ गए? कैसी रही? वो सब तो ठीक रही, पहले ये बताओ हमारे कमरों पर ताले किसने लगाए? किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की? तुम तीनों के कमरों पर मैंने ताले लगाए हैं, ललिता जी बोली, क्योंकि अब तुम तीनों मेरे घर में नहीं रह सकते। अपनी पत्नियों और बच्चों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, कहीं और घर ढूंढ लेना। माँ, बुढ़ापे में सठिया गई हो क्या? ये क्या मजाक लगा रखा है? हमारा घर है,
और हमारे ही कमरों में ताला लगा रखा है तुमने। तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया है? राघव चिल्लाने लगा। तभी राकेश भी बोला, माँ को पागल खाने भर्ती करवाना होगा, बकी बकी बातें करने लगी है। छोटा वाला महेश भी बोला, माँ सुबह सुबह फिर से तमाशा शुरू कर दिया, कमरों की चाबी दे दो वरना मैं पुलिस को बुलाकर ले आऊंगा। तभी ललिता जी चिल्लाकर बोली, तुम तीनों चुप करो, जरा भी माँ से बात करने की तमीज नहीं है। ना तो मैं सठिया गई हूँ, ना ही मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा है, और ना ही मैं कोई तमाशा खड़ा कर रही हूँ। ये घर मेरे नाम पर है और मेरी मर्जी है कि मैं तुम्हें इस घर में रखना चाहूँ या ना चाहूँ। तुम तीनों के पिताजी के जाने के बाद ये घर और इस दुकान की मालकिन मैं हूँ, और अब मेरी मर्जी चलेगी। तुम लोग अपने रहने का और कहीं पर इंतजाम कर लो, और दुकान पर मैंने नए बंदे रख लिए हैं। मुझे तुम्हारी अपनी दुकान पर भी कोई ज़रूरत नहीं। ये दुकान मेरे पति की थी और वो मेरे नाम पर करके गए हैं। माँ के मुंह से यह बात सुनकर तीनों बेटे और बहुओं के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, आखिर माँ भी उनके साथ ऐसा कर सकती है। अब उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। अब एक एक करके सबकी आवाज़ बदल गई। राघव नरमाई से बोला, माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हो? अपने ही बच्चों को कोई घर से निकालता है क्या? पूत कपूत हो सकते हैं, पर माता तो कभी कुमाता नहीं हो सकती। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। माँ, आपको हमारी किसी बात से दुख पहुँचा हो तो माफ़ कर दें, इतनी बड़ी सज़ा मत दे हमें। अपने बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे? राकेश बोला। माँ तो बच्चों को माफ़ कर देती है। माँ, अब हमें साड़ियों का ही काम कर आता है, दूसरा धंधा कैसे करेंगे हम? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हम तो एक ही रात में सड़क पर आ जाएंगे। महेश बोला। तीनों बहुओं की भी अकल ठिकाने आ गई। रजनी, रोहिणी और दीपा भी उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगी। ललिता जी कहती हैं, तुम लोगों ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। मैं तुम सबको ऐसे तो माफ़ नहीं कर सकती हूँ, सज़ा दूंगी, तभी तो तुम तीनों को सबक भी याद रहेगा। एक माँ का ये फर्ज है कि वो अपने भूले भटके बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आए। बच्चे जब गलती करते हैं तो माँ को सज़ा देने का हक है, ताकि उससे बच्चों को सबक मिल सके। तुम लोगों ने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, तुम्हारे बच्चों ने भी तुम्हें ऐसा करते हुए देखा है। हो सकता है कि भविष्य में वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करे। इसलिए तुम सबको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। पैसों की कीमत भी समझाना जरूरी है। तुम सबको पिता का जमा जमाया धंधा मिल गया तो तुमने कभी संघर्ष नहीं किया। अब कमरे पर लगे ताले 1 साल बाद ही खुलेंगे। तुम सब किराए के घर में रहोगे और काम करने के लिए दुकान पर आते रहोगे, लेकिन उसमें भी कुछ हिस्सा तुम्हें सैलरी के रूप में मिलेगा और उसी में तुम्हें घर चलाना होगा। तीनों बेटे और बहुएं मिलकर ललिता जी से बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन ललिता जी अपने फैसले पे अडिग थी और तीनों बेटों को किराए के मकान पर ही रहना पड़ा। दोस्तों, माता पिता के साथ किए गए दुर्व्यवहार को तो भगवान भी माफ़ नहीं करता। जिस माँ ने पाला, जन्म दिया, उनका सदैव सम्मान करना चाहिए। आज के व्यस्त दौर में उनके लिए समय नहीं निकाल सको तो कम से कम उनके कड़वे बोल बोलकर उनका दिल तो मत दुखाओ। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।